तो स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल फिल फिजिक्स विथ अंकित में। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। ये जो है ये क्लास 10th के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर कहा जाए टर्म 2 के लिए है और इसका बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा कवरिंग है, तो इस वजह से इस चैप्टर को हम करा दे रहे हैं अभी। ठीक है, इसका 3 लेक्चर ऑलरेडी हम जो है अपने YouTube चैनल पे डाल चुके हैं, जिसमें सबसे पहले चार्जेस के बारे में बताया गया। उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में सीखे। ठीक है, फिर जो है रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा देख लिए थे। अब आगे चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अंकित और चलिए लेक्चर की तरफ। बहुत हो गया बातचीत। देखिए, ओम्स लॉ का अगर बात करें तो ये जो लॉ है ये सर साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? सर साइमन ओम के द्वारा। अब होता ये है बेसिकली कि हम लोग अगर बात किया जाए वोल्टेज अगर सर्किट में इंक्रीज करेंगे, सर्किट में अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिएगा ज़रा। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस, ये बात सही है। लेकिन चार्जेस को फ्लो कौन करवाता है? तो आपका वोल्टेज। जब किसी भी दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज में डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा, और अगर चार्जेस फ्लो नहीं होगा तो कोई बातें नहीं, कोई उपाय नहीं करंट फ्लो होने का। ठीक है, तो देखा गया ऐसा कि वोल्टेज जब हम सर्किट में इंक्रीज करते हैं ना, जब हम सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो देखा गया कि इसके साथ साथ एक और क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पियर में भी मेजर करते हैं। ठीक, तो मतलब क्या कि ऐसा आपको इस बात से भी समझ सकते थे कि पुराने ज़माने नहीं कहिए, 4-5 साल पहले की बात है, जो CRT टेक्निक का टेलीविज़न आता था, कैथोड रे ट्यूब का वो मोटा सा जो टेलीविज़न आया था, CRT टेक्निक वाला टेलीविज़न, CRT टीवी इसको हम लोग बोलते थे। तो इस टीवी का कभी कभी वोल्टेज डाउन होने के वजह से जो है लाइनिंग आने लगता था स्क्रीन पे, तो हम लोग क्या करते थे, स्टेबलाइजर से वोल्टेज बढ़ा देते थे। तो वोल्टेज जब बढ़ता था तो इसका लाइनिंग ख़त्म, करंट भी बढ़ जाता था। ऐसे भी आप सीख सकते हैं। बेसिकली एग्जांपल अगर देखा जाए, LED बल्ब है छोटा सा, उसमें अगर आप मान लीजिए उसका रेटिंग 5 वोल्ट है, तो आप अगर उसको 2 वोल्ट की बैटरी से जलाइएगा तो थोड़ा सा जलेगा, सिंपल सा बात है। और जैसे ही उसको आप 4 वोल्ट की बैटरी से जलाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा जलेगा। मतलब क्या कि वोल्टेज बढ़ने पे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। यही सर्वप्रथम हमारे ओम महाशय ने देखा और उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने अपना एक लॉ दिया कि किसी सर्किट के लिए या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उसका वोल्टेज कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको कह सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के साथ उसके इलेक्ट्रिसिटी में भी इंक्रीमेंट होता है। ऐसा इसको अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि एट अ फिक्स्ड फिजिकल स्टेट the voltage applied through the circuit is directly proportional to the current developed। ठीक है, तो इसको अगर बात किया जाए, हम लोग इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ यूँ बनेगा। एक बैटरी हम लोग ले लेते हैं 2 सेल का एक बैटरी ले लिए। यहाँ पे इसमें एक स्विच लगा दे रहे हैं। स्विच फ़िलहाल अभी ऑफ कंडीशन में रखते हैं और यहाँ से एक रेसिस्टेंस भी है। ठीक, रेसिस्टेंस भी है। इसमें हम लोग यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एक एम मीटर लगा देते हैं सीरीज में, और एक एम मीटर सीरीज में लगा दे रहे हैं, और इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं। आपको भी पता है कि एम मीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट इधर से इधर दौड़ेगा, स्विच ऑन करेंगे तो करंट जैसे ही स्विच ऑन करेंगे फट दो को इधर से इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ज़रा कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये जो आम मीटर लगा हुआ है
वो रीडिंग देखेगा। आप गौर कर सकते हैं, लैब में भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है, इसको हटने का जानबे करते हैं टेक्निक क्या है, कि ये कहता है कि हम चले जाएंगे लेकिन मेरा आदमी मौजूद रहेगा। तो जरा देखिए, तो V जो है यहाँ पे रहेगा, इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इसका आदमी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, R यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से एक फार्मूला डिराइव होगा, V इक्वल टू आई आर। और इस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ से R को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओम्स लॉ से हम लोग V इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालें तो R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। दो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और इसी तरीके से चैनल को ग्रो करने में मेरा हेल्प कीजिए। चलिए, तो इसमें अब देखना है ये कि जब हम वी आई ग्राफ बनाते हैं, वी आई मतलब क्या, वोल्टेज को ले लिए एक एक्सिस पे और एक एक्सिस पे करंट को ले लिए। मान लिया जाए कि इधर इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे आई, और इधर ले रहे हैं वोल्टेज पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्ट में ले रहे हैं, इसको आमीटर में ले रहे हैं। ठीक, तो ओम्स लॉ के हिसाब से वो बोल के चले गए कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I का। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग निकाले थे V इक्वल टू आई आर। R तो एक कांस्टेंट था। इसको इस इक्वेशन से देखिए तो समझ सकते हैं कि अगर ये वेरिएबल है, I भी वेरिएबल है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, Y इक्वल टू एम एक्स, एम यहाँ पे R के तरफ कांस्टेंट है। ये अब अगर गौर करके देखिएगा तो पता चलेगा, अरे ये तो लाइन का इक्वेशन है, ये तो लाइन का इक्वेशन है। और लाइन का इक्वेशन यहाँ पे इसका अगर ग्राफ खींचिएगा तो अगर x का अलग अलग वैल्यू रखिएगा तो y का भी एक अलग अलग वैल्यू मिलेगा, और ग्राफ खींचिएगा तो पता चलेगा कि ये इंक्लाइंड आ रहा है, एक इंक्लिनेशन आ रहा है थोड़ा सा, और ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग बोलेंगे कि द वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन inclined with some angle for a ohmic conductor, for an लिख दीजिए, for an ohmic conductor। देखिए ये ओमिक कंडक्टर क्या चीज़ होता है कि ऐसा कंडक्टर जो इसको ओम्स लॉ से बड़ा प्यार मोहब्बत हो, उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर का जो वी आई ग्राफ है, ओमिक कंडक्टर का वी आई ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा और कुछ इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस से। अच्छा, तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकालने का कोशिश करें, बेसिकली स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। तो जब साहब स्लोप निकालिएगा साहब, जरा देखिए टेन थीटा इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर, ये अगर थीटा है मान लिया जाए तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, अब बाय बेस हो गया इलेक्ट्रिक करंट मतलब डेल्टा वी अब बाय आई। अब देखिए डेल्टा वी बाय आई, तो अभी तुरंत बोले थे कि आर बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेसिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको, रेसिस्टेंस देगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है कि अगर कोई वी आई ग्राफ है कुछ यूं, एक वी आई ग्राफ दे के रखा है और इसका इंक्लिनेशन है यहाँ से 30 डिग्री, तो अगर इसका स्लोप निकालिएगा, अगर बोला जाएगा कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग बोले थे इसका स्लोप निकालेंगे। जैसे ही यहाँ पे स्लोप निकालिएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका आई वाई वी इक्वल टू हो जाएगा 1030 डिग्री। अब यहाँ पे होगा गड़बड़ी, 1031 बाई रूट 3 हो जाएगा, फटाक से यही आंसर बोल देगा कुछ लड़का, गलती है। आई बाई भी का ये रेशियो आया 1/3, हमको अगर आर चाहिए तो भी बाई आई निकालना पड़ेगा, इसका मतलब ये रूट 3 ओम होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए
तो ये था ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। अब अगर देखा जाए इसी में ओम्स लॉ में अगर ऑब्जेक्टिव और बन सकता है तो देखिए कैसे बन सकता है। बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a graph of ओमिक कंडक्टर। कौन सा जो है ओमिक कंडक्टर का ग्राफ नहीं है, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ नहीं है, कौन सा ओमिक कंडक्टर का ग्राफ नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा VI, ठीक है, अब ग्राफ रहेगा ऐसा, तो ये तो भाई ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। ये अगर ऐसा रहेगा क्वेश्चन, ग्राफ ऐसा रहेगा, ये है V, ये है I, ये है ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। दूसरा है बोथ, C नंबर ऑप्शन है बोथ, D नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अब सिंपल सा बात है, ओमिक कंडक्टर है तो इसका मतलब V और I प्रोपोर्शनल होगा और ग्राफ लाइन आएगा इंक्लिनेशन के साथ। तो यहाँ से देखिए ये तो कर्व है, इसका मतलब ये जो है यही B4 बबीता इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओम्स लॉ में बस ये ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ में बस ध्यान ये दीजिएगा कि वो जो फॉर अ फिक्स्ड फिजिकल स्टेट वाला कहानी है उसको ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि फिक्स्ड फिजिकल स्टेट जो बोले हम, फिक्स्ड फिजिकल स्टेट, इसका कुछ बच्चे मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, फिक्स्ड फिजिकल स्टेट कहने का मीनिंग ये है कि उसमें जो भी रहेगा उस जगह के आसपास का एटमॉस्फेयर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या कि टेम्परेचर आपका और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए फिक्स्ड फिजिकल स्टेट। हाँ, एक और बात हम यहाँ से क्लियर कर देना चाहें कि ओम्स लॉ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये एक सिंपल सा लॉ है और ये लिमिटेड कंडीशन में वैलिड है। लिमिटेड कंडीशन में, हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओम्स लॉ को। हमारा जो डेली का डोमेस्टिक सर्किट है, यहाँ पे भी ओम्स लॉ पूर्णतया वैलिड नहीं है। एक लिमिटेड कंडीशन में, सर्टेन कंडीशंस में ये वैलिड होते हैं, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत है नहीं, सिर्फ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट्स इट। अब अगर नन ओमिक कंडक्टर तो 2-4 बार बोल दिए, तो अगर कोई पूछेगा कि सर नन ओमिक कंडक्टर भी कुछ होता है क्या, नन ओमिक कंडक्टर भी कुछ होता है, तो क्या, हाँ बिल्कुल, ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नन ओमिक कंडक्टर। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे रियोस्टेट का, रियोस्टेट बहुत अच्छा एग्जांपल है नन ओमिक कंडक्टर का। ये क्या है, इसको वेरिएबल रेसिस्टर भी बोला जाता है, वेरिएबल रेसिस्टर। कहने का मतलब ये है कि इसका रेसिस्टेंस वेरी करवा सकते हैं और ओम्स लॉ के हिसाब से तो रेसिस्टेंस था कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, V IR आया था, R यहाँ पे कांस्टेंट था, इस वजह से ये जो है आपका नन ओमिक कंडक्टर। दूसरा एग्जांपल डायोड वगैरह भी दे सकते हैं, डायोड आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा। और इसका एग्जांपल ढेर सारा इलेक्ट्रिकल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना भी है वो आपको ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा। चलिए, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही ओम्स लॉ के बारे में। अब दूसरा लेक्चर जल्द ही अपलोड करने का कोशिश करेंगे और इस मंथ के एंड तक हमको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा, पुरजोर कोशिश। आप लोग का कोविड का समय है तो ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे होंगे और ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा, मस्त एकदम मस्ती चलेगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। CBSE 2 नोटिफिकेशंस निकाल चुकी थी, ऑलरेडी एक बार बोल चुका था पहले ही नोटिफिकेशन में कि हम अगर कोविड सिचुएशन ख़राब रहेगा तो एग्ज़ाम नहीं भी करा सकते, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी फ़िलहाल CBSE का सैम्पल पेपर आने वाला है जिसमें कि आपको 2 सैम्पल पेपर दिया जाएगा। 2 मीन्स क्या, एक फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से एग्ज़ाम लेगा CBSE, कोशिश करेगा एग्ज़ाम लेने का ही। अब देखिए क्या होता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।